हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छे तरीके से समझा। तुल्य प्रतिरोध हम लोगों ने निकाला, कहीं ना कहीं हम लोगों ने डेरिवेशन किया, व्युत्पत्ति की। उसके बाद आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कुछ चीजें अगर छूट जाती हैं तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर कोई चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। थोड़ा सा धारा का ऊष्मीय प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। देखिए, धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब कहीं ना कहीं बात आ रही है इस जो एक वाक्य लिखा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बात आ रही है धारा का, और कहीं ना कहीं बात आ रही है दूसरा ऊष्मा का। धारा मतलब हो गया करंट, और उसका मतलब हो गया हीट। अब इन्हीं के संबंध को अगर हम पढ़ लें तो हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ लेंगे। तो संबंध क्या है? जैसे मान लीजिए कि यह एक तार है, इंग्लिश में इसको वायर कहते हैं। अब इस तार को अगर मान लीजिए हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इस तार में क्या जा रही है? विद्युत धारा जा रही है। तो होगा क्या कि थोड़े समय के बाद हम यह देखेंगे कि यह तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और तार गर्म होने पे क्या निकलने लगता है? हीट निकलने लगता है, ऊष्मा निकलने लगती है। इस ऊष्मा और तार की गर्म होने के लिए, तार के गर्म होने के लिए, ऊष्मा के लिए कौन जिम्मेदार? धारा जिम्मेदार। तो यहां किसका प्रभाव हुआ? धारा का। कैसा प्रभाव हुआ? ऊष्मीय प्रभाव। तो इसे ही क्या कहते हैं? धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। धारा की बात हो रही है, ऊष्मा की बात हो रही है। एक तार में धारा करंट आई जा रही है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह तार गर्म हो जाता है और उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो कहीं ना कहीं इस ऊष्मा और गर्म होने के लिए धारा जिम्मेदार है। तो चूंकि धारा का यह कैसा प्रभाव हो गया? तो ऊष्मीय प्रभाव हो गया। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। थोड़ा और बात करते हैं इस पे। इस तार में मान लिया करंट कितना जा रही है? आई। इस तार का प्रतिरोध मान लिया क्या है? आर। करंट कितने समय के लिए जा रहा है? तो मान लेते हैं टी समय के लिए जा रहा है। ऊष्मा क्या प्रोड्यूस हो रही है? तो मान लीजिए एच हीट, एच ऊष्मा क्या हो रही है? एच ऊष्मा बाहर निकल रही है। एच ऊष्मा इसमें क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। तो इनके बीच में अपना एक रिलेशन होता है। तो कोई पूछेगा कि, कोई आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? अब जैसे मान लीजिए कि कोई तार है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें आई धारा जा रही है, टी समय तक जा रही है। एच ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। इस तार का प्रतिरोध आर है। तो जो ऊष्मा होगी, याद रखिएगा, जो ऊष्मा होगी वह धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती
जो ऊष्मा होगी वह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती और जो ऊष्मा होगी वह समय के अनुक्रमानुपाती होगी। जब हम इनको मिला देंगे, मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तो हम पाएंगे H अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर आर टी। और आपको पता है कि अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे। नियतांक की वैल्यू मान लीजिए 1 हो गई, तो H बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर आर टी। यह संबंध होता है, इस संबंध को आप याद रखेंगे, इस संबंध को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। H बराबर I स्क्वायर आर टी। प्रतिरोध बढ़ने पे ऊष्मा बढ़ेगी, समय बढ़ने पे ऊष्मा बढ़ेगी और धारा बढ़ने पे भी ऊष्मा बढ़ेगी। तो यह एक संबंध हो गया, H बराबर I स्क्वायर आर टी। और धारा का ऊष्मीय प्रभाव आप समझ चुके हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि H बराबर I स्क्वायर आर टी का डेरिवेशन करिए। H बराबर I स्क्वायर आर टी का डेरिवेशन करिए। डेरिवेशन मतलब व्युत्पत्ति करिए। कैसे करेंगे, 3 चीज को अपने मन में बसा लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसका डेरिवेशन को रोकेंगे, इससे पहले हम कुछ और डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को इंग्लिश में कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध तो हमने पढ़ा, आप थोड़ा प्रतिरोधकता पढ़ लें। इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं। प्रतिरोधकता को रो से निरूपित किया जाता है। प्रतिरोधकता को रो से निरूपित किया जाता है। और प्रतिरोधकता जो होता है उसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मैंने इसका फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू रो ए अपान एल। और आपको यह भी पता है कि एक जानकारी में आपको यह दे दूं कि जो प्रतिरोधकता होता है, यहां ये पता है आपको, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये चालक की लंबाई है, चालक का प्रतिरोध है, और रो क्या है, प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता न तो चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है, न तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटाई पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। ठीक है, यह केवल प्रतिरोधकता न तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, न चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह केवल पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आप कहिएगा सिल्वर,
सबसे अच्छा चालक है किसका? विद्युत का। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं बात करता हूं मैग्नीन का, तो ये मैग्नीन क्या है? कॉपर का अयस्क है। क्या है? कॉपर का अयस्क है, दैट इज एलॉय है, अयस्क है, एलॉय ऑफ अ कॉपर। मैग्नीन कॉपर का अयस्क है। और मैं आपसे अगर यह पूछूं कि मैग्नीन की प्रतिरोधकता ज्यादा होगी कि कॉपर का, तो आप याद रखिएगा कि जो अयस्क होता है इसकी प्रतिरोधकता जिसका अयस्क होता है उससे ज्यादा होती है। अयस्क मतलब मैग्नीन, और जिसका अयस्क मतलब कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर की तुलना में मैग्नीन की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, मतलब अयस्क जो होता है उसकी प्रतिरोधकता जिसका अयस्क होता है उससे ज्यादा होता है। ये जानकारी आपको हो गया। थोड़ा और बात करते हैं। अब पकड़ते हैं प्रतिरोध को और पकड़ते हैं प्रतिरोधकता को। इनके बीच में एक लाइन नहीं खींचूंगा, बस इन्हीं का यूज करके एक क्वेश्चन बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं दो तांबे के तार हैं, एक का नाम ए तथा दूसरे का नाम बी है। ए की लंबाई बी से 2 गुनी है। ए की लंबाई बी से 2 गुनी है। तो किसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्यादा होगा? ए तार है, इसका नाम ए, और यह क्या तार है? बी तार है। छोटा क्यों बनाया? क्योंकि पहले ही कह रहा है कि ए की लंबाई बी से 2 गुनी है। तो मान लेते हैं बी की लंबाई कितनी है? एल है, तो ए की लंबाई क्या है? 2L है। ठीक है। अब हमसे वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कि फर्स्ट क्यू मतलब क्वेश्चन, प्रतिरोध किसका ज्यादा है? तो मान लेते हैं ए का प्रतिरोध R1 है और बी का प्रतिरोध क्या है? R2 है। तो R1 बड़ा कि R2 बड़ा, यह पूछ रहा है। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। तो प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। प्रतिरोध जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। और यहां पर यह भी बताया था हमें कि प्रतिरोध और लंबाई का संबंध यह होता है कि प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, यह हमने बताया था। तो मुझे यह बताइए कि लंबाई किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है। तो जब ए की ज्यादा लंबाई है तो लंबाई बढ़ने में प्रतिरोध बढ़ता है, अब बी की लंबाई कम है। तो जब ए की लंबाई ज्यादा है तो ए का प्रतिरोध ज्यादा है। ए का प्रतिरोध है R1, अब बी का प्रतिरोध है R2, मतलब R1 बड़ा है इससे, R2 से। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, दूसरा। तो जो दूसरा प्रश्न है वह यह है
कि प्रतिरोधकता किसकी बड़ी है, ए की बड़ी है कि बी की बड़ी है? बस मुझे यह बता दीजिए कि दोनों के दोनों तार किसके हैं। तो ए वाला भी तांबे का है और बी वाला भी किसका है, तांबा का है। ठीक, ए की लंबाई बी से दोगुनी है, इसका यह भी मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ए का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह बी की तुलना में कम है। और आपको यह भी पता है कि प्रतिरोधकता की बात अगर की जा रही है तो प्रतिरोधकता न तो लंबाई पे डिपेंड करता है, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, या डिपेंड करता है तो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है तो तापमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम जब प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति में बस मुझे इतना बता दीजिए, ए भी है तांबा और ए भी है तांबा। तो जब दोनों के दोनों है तांबा और लंबाई से न तो लंबाई से लेना देना है और ना ही क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लेना देना है, तो यहां पर 2LL का कोई मतलब नहीं हुआ प्रतिरोधकता के लिए। यहां पर मतलब हो गया कि दोनों के दोनों तांबा है, मतलब पदार्थ की प्रकृति सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्या, कि दोनों का प्रतिरोधकता मतलब ए का और बी का क्या होगा, सेम होगा। सेम मतलब एक समान होगा, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों तांबा है। तांबा मतलब दोनों की दोनों प्रकृति सेम है, दोनों तार की प्रकृति क्या है, सेम है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने इस पे बात कर लिया, थोड़ा ये भी बात कर लें कि भाई प्रतिरोधकता होता क्या है। तो अगर हम प्रतिरोधकता को न्यूमेरिकली समझें, किससे समझें, न्यूमेरिकली समझें, तो ऐसे समझ सकते हैं कि सर आपने बोला कि रो बराबर होता है आर गुणे ए अपान एल। मान लेते हैं सर एक चालक है, चालक की लंबाई एल है, प्रतिरोध आर है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, ए है। तो इस चालक की जो प्रतिरोधकता हो गई रो बराबर, वो सर आपने लिखा है आर ए अपान एल। सर अगर हम एक काम करते हैं, एल बराबर 1 मीटर कर दें और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, तो यहां से क्या मिल जाएगा, आर बराबर आर गुणे 1 अपान 1, मतलब मिल जाएगा आर, मतलब मिल जाएगा रो बराबर आर। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता है उस चालक का प्रतिरोध है, जबकि उस चालक की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो आप प्रतिरोधकता का जवाब ऐसे दे सकते हैं, न्यूमेरिकली ऐसे उसका परिभाषा दे सकते हैं। और प्रतिरोधकता की डिपेंडेंसी, प्रतिरोध की डिपेंडेंसी किस पे निर्भर कर रहा है, सारा चीज मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आफ्टर दैट हम लोग बात कर रहे थे धारा का ऊष्मीय प्रभाव H बराबर I स्क्वायर RT। उससे पहले मैं आपको प्रतिरोधकता समझाने लगा, कुछ कारण था। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं पहले कि सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। याद रखिएगा, सामर्थ्य को P से निरूपित करते हैं। सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वह वाट होता है, और सामर्थ्य की जो परिभाषा होती है आप लिखेंगे कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। जब बात आ जाएगी कार्य करने की दर को, तो जब दर लग जाए तो नीचे टी लग जाता है, कार्य मतलब W हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, सामर्थ्य मतलब P कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला बन गया किसके लिए, सामर्थ्य के लिए। ठीक है, तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। P इक्वल टू W बाई टी, आपके पास फार्मूला हो गया। और एक प्रश्न है कि सर सामर्थ्य का मात्रक वाट आपने बताया, अच्छा लगा, और कुछ होता है क्या, तो हाँ होता है, निकाल लीजिए। W क्या है, कार्य, कार्य मतलब हो गया जूल, और T मतलब हो गया समय, समय मतलब हो गया सेकेंड, मतलब आपको एक और मिल गया क्या, जूल पर सेकेंड। ये हो गया सामर्थ्य का
क्या मात्रक कौन सा? दूसरा। चले, अब जैसे सामर्थ्य की बात हो गई, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे। और नहीं तो मैं तो कहता हूं कि अभी समझ लीजिए, नहीं तो ठीक है बाद में समझ लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, मिलिए, हम लोग और अच्छे ढंग से चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपको दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्लीज रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अ टीचर, प्लीज टीचर को समझिए। ठीक है, अगर मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कर रहा हूं, तो मैं कुछ कह रहा हूं तो उसको आप मानिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।